मूवी की शुरुआत 1933 में लॉस एंजलिस से होती है, जहां मार्लिन मोनरो, जिसका असली नाम नॉर्मा जीन होता है, अपनी मेंटली अनस्टेबल मॉम ग्लैडी के साथ रह रही होती है। नॉर्मा के 7वीं बर्थडे पर ग्लैडी उसे एक आदमी की पिक दिखाते हुए कहती है कि ये नॉर्मा के फादर है। उसी रात हॉलीवुड हिल्स में बहुत बड़ी आग लग जाती है, तो ग्लैडी आधी रात को नॉर्मा को नींद से जगाकर हॉलीवुड हिल्स की ओर ले जाती है। रास्ते में पुलिस उसे आगे जाने से रोकती है, तो ग्लैडी उसे कहती है कि नॉर्मा के फादर यहाँ हिल्स पर रहते हैं, पर आग बहुत ज़्यादा होने के कारण पुलिस उसे आगे नहीं जाने देती और मजबूरन उसे वापस आना पड़ता है। रास्ते में नॉर्मा ग्लैडी को उसके फादर के वहाँ रहने के बारे में पूछती है, तो ग्लैडी उसे मारना स्टार्ट कर देती है। घर वापस आकर पुरानी बातों को याद करते हुए और नॉर्मा को ग्लैडी और नॉर्मा के फादर के बीच की दूरी लाने का कारण बताते हुए ग्लैडी नॉर्मा को बर्थ टब में डुबा के मारने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि उसके फादर कभी नहीं चाहते थे कि वो पैदा हो और उसके जन्म के कारण ही वो उसे छोड़कर गए हैं। पर नॉर्मा किसी भी तरह बचकर अपनी पड़ोसी मिस फ्लिन के घर जाकर उनसे हेल्प मांगती है। फ्लिन कुछ दिन बाद नॉर्मा को उसकी मां ग्लैडी के पास ले जाने का बोलकर उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ आती है, क्योंकि ग्लैडी किसी बच्चे को पालने के लिए मेंटली फिट नहीं होती, इसलिए ग्लैडी को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। फिर से 1940 में शिफ्ट होती है, जहां नॉर्मा मैगजीन कवर्स और कैलेंडर्स में मार्लिन मोनरो के नाम से छा गई होती है। एक्टिंग में फर्स्ट ब्रेक लेने के लिए नॉर्मा डायरेक्टर मिस्टर सेड से मिलने जाती है, जहां मिस्टर सेड उसका रेप करते हैं और उसे उसकी लाइफ का पहला रोल देते हैं। 1950 में नॉर्मा डोंट बॉदर टू नॉक में नेल के रोल के लिए ऑडिशन देने जाती है, पर ऑडिशन अच्छा नहीं जाता, क्योंकि ऑडिशन देते देते वो रोना स्टार्ट कर देती है। पर कास्टिंग डायरेक्टर उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसे रोल दे देते हैं। इसके बाद नॉर्मा अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि वो अब एक बहुत अच्छी मॉडल बन चुकी है और उसी स्टूडियो के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसके अंडर उसकी माँ ने बताया था कि उसके फादर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ करते थे। उसके फादर की बात सुन के ग्लैडी उस पर भड़क जाती है। इसके बाद नॉर्मा का एक्टिंग करियर ठीक ठाक चल रहा होता है। कुछ टाइम बाद नॉर्मा की मुलाकात चार्लिस कैश चैपलिन जूनियर और एडवर्ड गैडी रॉबिन्सन जूनियर से होती है। कैश और एडवर्ड को भी उनके फादर के फेमस होने के कारण लाइफ में प्रॉपर प्यार नहीं मिला होता। उनसे मिलकर नॉर्मा को थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा फील होता है। कैश नॉर्मा को खुद से प्यार करने को कहता है। फिर वो तीनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। इसी बीच नॉर्मा 1953 की मूवी नियागारा में शानदार परफॉर्मेंस देती है, पर उसकी कैश और एडवर्ड के साथ दोस्ती पब्लिक होने लग जाती है। नॉर्मा का मैनेजर शेन उसे कैश और एडवर्ड से पब्लिकली मिलने और प्राइवेटली मिलते हुए भी सावधान रहने को कहता है। इससे नॉर्मा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कैश और एडवर्ड की कंपनी अच्छी लगने लगती है। उसे लगता है कि कैश और एडवर्ड उसे एज नॉर्मा पसंद करते हैं, ना कि मार्लिन मोनरो। और मार्लिन मोनरो कोई सच्चाई नहीं है, वो बस एक रोल है जिसे वो निभा रही होती है, जबकि नॉर्मा एक सच्चाई है। पर मार्लिन के कारण उसे कैश और एडवर्ड से बचकर मिलना पड़ता है। इसके बाद नॉर्मा कैश के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। वो तीनों ये जानकर बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे को पैदा करने का डिसाइड करते हैं। एक दिन उन तीनों को रास्ते में चलते हुए नॉर्मा का बचपन का टाइगर टॉय मिलता है, जिसे देख के वो काफ़ी खुश होती है। फिर नॉर्मा अपने आने वाली मूवी जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड को होल्ड पर रखती है और थोड़े टाइम बाद करने का डिसाइड करती है। एक दिन नॉर्मा बच्चे के बारे में अपनी माँ को बताने जाती है, तो उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसकी माँ की मेंटल बीमारी जेनेटिक है, जो कि नॉर्मा या उसके बच्चे को भी हो सकती है। इसके डर से नॉर्मा एबॉर्शन का डिसाइड करती है। एबॉर्शन के बाद नॉर्मा कैश और एडी से बात करना बंद कर देती है। फिर नॉर्मा की मुलाकात एक रिटायर्ड एथलीट जोई डिमागियो से होती है, जिनके सामने वो अपनी हॉलीवुड छोड़कर न्यूयॉर्क जाकर दोबारा से सीरियस एक्टिंग करियर स्टार्ट करने की और शादी करने की विश रखती है। फिर नॉर्मा जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड के लिए काम करना स्टार्ट करती है।
इसी बीच उसे एक अनजान लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो लेटर उसके फादर ने लिखा है और वो उसे काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं। उससे ना मिलने के लिए माफ़ी मांगते हैं और साथ ही बहुत जल्द उसे मिलने का वादा करते हैं। इसके बाद जेंटलमैन प्रेफर्स ब्लॉन्ड के प्रीमियर में नॉर्मा को बताया जाता है कि प्रीमियर के बाद कोई खास उसे मिलना चाहता है और उसे एक रूम में बुलाया जाता है। नॉर्मा को लगता है कि उसके फादर उसे मिलने आए हैं, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। पर जब वो रूम में जाती है तो उसे वहाँ जोई मिलता है जो कि उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अपने फादर को वहाँ ना देखते हुए नॉर्मा झिझकते हुए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद नॉर्मा और जोई शादी के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ और लोगों के बीच एडजस्ट होने में नॉर्मा को प्रॉब्लम हो रही होती है। इधर कैश और एडी जोई को नॉर्मा की न्यूड फोटोज दिखाते हैं, जिसके कारण जोई बहुत गुस्सा होता है और नॉर्मा को उन फोटोज़ के बारे में पूछते हुए घर आकर मारता है। जोई नॉर्मा को उसके आने वाली मूवी 7 ईयर एज को छोड़ने के लिए और कोई अच्छा रोल करने को कहता है, लेकिन नॉर्मा उस मूवी के लिए काम करना कंटिन्यू करती है और एक सीन के दौरान उसका फेमस वाइट ड्रेस वाला इंसिडेंट होता है, जिसमें उसकी ड्रेस हवा के कारण उड़ती है और उसके अंडर गारमेंट्स नजर आते हैं। जोई इस इंसिडेंट के बाद बहुत गुस्सा होता है और शराब के नशे में उस रात नॉर्मा को बहुत ज़्यादा मारता है। फिर नॉर्मा को उसके फादर का लेटर मिलता है जिसमें वो लिखते हैं कि उसकी वाइट ड्रेस वाले इंसिडेंट के कारण उन्होंने उसकी नई मूवी नहीं देखी, पर बहुत जल्द वो उससे मिलने आएंगे। जोई और नॉर्मा का इस इंसिडेंट के बाद तलाक हो जाता है। फिर 1955 में नॉर्मा आर्थर मिलर के प्ले मैग्डा के लिए ऑडिशन देती है और एक रिहर्सल के टाइम अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस करती है। पर नॉर्मा की पास्ट लाइफ को देखते हुए आर्थर को नॉर्मा में अपनी सिंपल मैग्डा नज़र नहीं आती और वो नॉर्मा को एज मैग्डा पसंद नहीं करता। पर एक रिहर्सल के टाइम नॉर्मा आर्थर को मैग्डा के कैरेक्टर की कुछ बारीकियां बताती है, जिसे देखकर आर्थर नॉर्मा की ऑब्जर्वेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। इसके बाद नॉर्मा और आर्थर करीब आते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों मेन नाम की एक जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो लोग मूवीज़ की चकाचौंध से दूर एक नॉर्मल और शांत जिंदगी जीते हैं। नॉर्मा आर्थर के बच्चे से प्रेग्नेंट होती है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर और ज़्यादा खुश होती है और शांति से अपनी लाइफ जीती है। प्रेगनेंसी के टाइम नॉर्मा को अपने पहले बच्चे की याद आती है, जिसे उसने अबॉर्ट किया था। एक दिन बीच पर घूमते हुए नॉर्मा गिर जाती है, जिस कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। नॉर्मा पूरी तरह टूट जाती है और फिर से एक्टिंग करियर में वापस चली जाती है। बच्चे की मौत के बाद नॉर्मा और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अपनी मूवी समवन लाइक इट हॉट की शूटिंग के दौरान वो और ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसे कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन देना शुरू कर दिया जाता है। स्ट्रेस को बियर करने के लिए वो ड्रग्स और अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण उसके और आर्थर के बीच बहुत दूरी बढ़ जाती है। लगातार मिल रही प्रेस अटेंशन और अपनी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस के कारण नॉर्मा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और अपसेट होने लगती है और मूवी के डायरेक्टर बिली वाइल्डर के साथ काफ़ी बार लड़ाई करती है। नॉर्मा को उसके फादर के लेटर मिलते रहते हैं कि वो बहुत जल्द उससे मिलने आएंगे। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अब वो लोगों से डरने लगती है और इवन आर्थर को भी पहचानना बंद कर देती है। 1962 तक नॉर्मा पूरी तरह से ड्रग्स, पिल्स और अल्कोहल पर डिपेंड कर जाती है। इसी बीच नॉर्मा की प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप की खबरें सुनाई देती है। नॉर्मा प्रेसिडेंट को मिलने न्यूयॉर्क जाती है और पिल के असर के कारण प्लेन में बेहोश हो जाती है, तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट उसे प्लेन से पिक करके तैयार करके प्रेसिडेंट से मिलने ले जाते हैं, जहां प्रेसिडेंट उसके साथ इंटीमेट होते हैं और फिर उसका रेप करते हैं। नशे की हालत में नॉर्मा उसके बेड पर वॉमिट कर देती है। फिर नॉर्मा को वहां से उठाकर वापस उसके घर लॉस एंजलिस भेज दिया जाता है। पिल्स और नशे के कारण नॉर्मा की हालत बिगड़ती जाती है और मार्लिन मोनरो के कैरेक्टर को अपनी ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार मानती है। वो नींद में अपने एक और बच्चे के एबॉर्शन का सपना देखती है और अपने फादर से मिलने की उम्मीद में उनके लेटर्स पढ़ती रहती है। एक दिन नॉर्मा को एडी का कॉल आता है। पता चलता है कि कैश की डेथ हो गई है और वो
नॉर्मा के लिए कुछ पार्सल छोड़कर गया है। नॉर्मा को जब वो पार्सल मिलता है तो उसमें नॉर्मा के बचपन का टाइगर टॉय होता है और साथ ही उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि नॉर्मा को उसके फादर के नाम से जो भी लेटर मिल रहे थे वो कोई और नहीं कैश ही लिख रहा था। कैश के लेटर लिखने की बात पता चलने के बाद नॉर्मा बुरी तरह टूट जाती है। इसी सदमे के चलते नॉर्मा एक दिन बहुत ज़्यादा पिल्स ले लेती है और बिना कपड़ों के अपने बेड पर ही मर जाती है। मरते मरते भी वो अपने फादर को हेलोसिनेट करती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।